गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से मैं भूपेंद्र सिंह आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं हम लोग 8 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो चलिए बात करते हैं आज कुछ जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी पहला न्यूज़ है हमारे लिए, एक ऐसी पर्सनैलिटी से हम लोग रूबरू होने जा रहे हैं जिनका जिनके विषय में यदि हम जितना कुछ जानेंगे काफ़ी कुछ ऐसा है कहने के लिए है, जो हम पहले तो इसके माध्यम से देखते हैं। फ्रेंड्स, स्टीफन हॉकिंस एक ऐसे जाने माने साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट थे जिन्होंने जिनके बॉडी का लगभग अधिकतर पार्ट शून्य था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका केवल अंगूठा और कुछ ही ऐसे बॉडी पार्ट्स थे जो कार्य कर रहे थे, परंतु उन्होंने फिर भी दुनिया में एक क्रांति ला दी। यानी ऐसी क्रांति जो हम और आप सारे अंग यानी हम एक महत्वपूर्ण बॉडी रखते हुए भी नहीं ला सकते, ऐसा उन्होंने किया। तो चलिए जानते हैं ऐसी पर्सनैलिटी के विषय में जिन्होंने दुनिया में उन गुत्थियों को सुलझाने में हमारी मदद की, जिनके विषय में हम काफ़ी जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टीफन हॉकिंस के विषय में। तो इनका जो 8 जनवरी 2021 को दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने एक एनिमेटेड डूडल के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस की 80वीं जयंती यानी 80वें जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्टीफन विलियम हॉकिंस का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। वह छोटी उम्र में ही से ही ब्रह्मांड के रहस्यों से प्रेरित थे। 21 वर्ष की आयु में वे एक न्यूरोडिजेनरेटिव रोग से पीड़ित हो गए, जिसके कारण वह चलने व अन्य दैनिक कार्य करने में असमर्थ हो गए। स्टीफन हॉकिंस ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। वह ब्लैक होल के प्रति आकर्षित थे, जो कि उनके अध्ययन और शोध का एक महत्वपूर्ण विषय था। वर्ष 1974 में उन्होंने अपने एक शोध में पाया कि कण यानी पार्टिकल्स ब्लैक होल से बच सकते हैं। उनके इस सिद्धांत को भौतिकी में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यानी ब्लैक होल, आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लैक होल्स एक ऐसी संरचना होती है जिसमें बहुत सारे बड़े से बड़ी पार्टिकल्स इसमें समा जाते हैं, या बड़े बड़े से जहाज, बड़े बड़े ग्रह, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उनमें समा जाती हैं। तो उनके विषय में स्टीफन हॉकिंस ने कुछ ऐसा बताया कि कोई भी कण या पार्टिकल्स ब्लैक होल से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, इस सिद्धांत, एक जो भौतिकी में उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वर्ष 1974 में केवल 32 वर्ष की आयु में स्टीफन हॉकिंस प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए। यानी अगर बात करें तो यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले वह विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, और वर्ष 2003 में उन्हें फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार, और वर्ष 2006 में कैप्ले मेडल, और वर्ष 2009 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। उन्हें डॉक्टरेट की 14 मानद उपाधियां मिली थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के लोगों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए, जिनको इस प्रकार की बीमारी होते हुए भी उन्होंने अपने अग्रणी क्षेत्रों में यानी ऐसा कार्य किया जिसे हम सभी लोगों को प्रोत्साहित होना चाहिए और हमें अपने जीवन में से उतारना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले इस न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स हमारी, भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच संबंध कुछ समझौते हुए हैं। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत और तुर्कमेनिस्तान की। तो इनके बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग यानी एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन क्या है हमारे मैप में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यदि तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो इसके एक तरफ ईरान है, एक तरफ कैस्पियन सी, दूसरी तरफ कजाकिस्तान, तीसरी तरफ जो है, चौथी तरफ आपका है उज्बेकिस्तान, और पांचवा क्षेत्र है आपका अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से तुर्कमेनिस्तान, ये आपका तुर्कमेनिस्तान है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ये जो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ से,
अगली आगे की तरफ ये देख पा रहे हैं आप लोग, ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और एक तरफ है कैस्पियन सी और ये है तुर्कमेनिस्तान आपका। तो भारत और तुर्कमेनिस्तान ने आपसी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग किया है। तो बढ़ते हैं आगे। यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने पर का प्रयास करता है जिससे दोनों ही देश एक दूसरे से आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे। यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारियों, प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में के बावजूद मजबूत करने में मदद करेगा। भारत की यदि बात करें इस समय, तो भारत के पास स्विट्जरलैंड, रूस, जर्मनी, जापान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश, इटली और दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते या समझौता ज्ञापन आशय की संयुक्त घोषणा या सहयोग ज्ञापन है। यानी जैसे कि बात की गई स्विट्जरलैंड, रूस, जर्मनी, जापान, इन सभी देशों के साथ भारत आपदा प्रबंधन के लिए अग्रसर है या उसके संबंध काफ़ी मधुर हैं। यदि बात करें भारत और तुर्कमेनिस्तान संबंधों की, तो तुर्कमेनिस्तान उत्तर में कजाकिस्तान, जैसे कि मैंने अभी मैप में देखा, उत्तर में कजाकिस्तान, उत्तर व उत्तर पूर्व में उज्बेकिस्तान, दक्षिण में ईरान और दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति 2012 में इस क्षेत्र के साथ गहरे पारंपरिक संबंध की परिकल्पना की गई है, जो ऊर्जा संबंधी नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत भारत अशगाबाद समझौते से शामिल है, जिनमें व्यापार और निवेश को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने हेतु एशिया को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाला एक अंतरराष्ट्रीय परिवहन पर पारगमन गलियारा स्थापित करने की परिकल्पना की गई। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ जो अशगाबाद है, ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। भारत तापी पाइपलाइन, यानी भारत तापी पाइपलाइन की यदि बात करें, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, ए का मतलब है अफगानिस्तान, पी का मतलब है पाकिस्तान और आई का मतलब है इंडिया, यानी तापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को तुर्कमेनिस्तान के साथ अपने आर्थिक संबंधों में से एक प्रमुख स्तंभ मानता है। वर्ष 2015 में फ्रीडम इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस यानी अशगाबाद में हिंदी पीठ की स्थापना की गई, जहां विश्वविद्यालयों में छात्रों को हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत आईटीईसी यानी भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत तुर्कमेनिस्तान के नागरिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। तुर्कमेनिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। तुर्कमेनिस्तान 40 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार इसकी क्षमता से कम है। भारत तुर्कमेनिस्तान में विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी क्षेत्र में अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ा सकता है। इससे भविष्य के व्यापार संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी। हाल ही में यदि बात करें, तो भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यह भारत और मध्य एशियाई देशों जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक मंत्र स्तरीय संवाद था। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ थी फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की। ये किन माध्यमों से बाहर हमें प्राप्त होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की बात करें तो इसके कुछ स्रोतों के विषय में जानते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्र और अन्य औद्योगिक गतिविधियां में जीवाश्म ईंधन का दहन है। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन से छोटे स्रोतों में अयस्कों से धातु निष्कर्षण जैसी औद्योगिक प्रक्रियाएं, प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, इंजन, जहाज, अन्य वाहन तथा भारी उपकरणों में उच्च सल्फर ईंधन सामग्री का प्रयोग शामिल है। इसका प्रभाव क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड के अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। विशेषकर बच्चों की बात करें तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड के इन प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये SO2 का उत्सर्जन हवा में SO2 की उच्च सांद्रता के कारण होता है। सामान्यतः यह सल्फर के अन्य ऑक्साइड SOx का निर्माण करती है। SOx वातावरण में यह
अन्य यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर छोटे कणों का निर्माण कर सकती है। ये कणिका पदार्थ यानी पार्टिकल प्रदूषक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो छोटे प्रदूषक कण फेफड़ों में प्रवेश कर स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अगर बात करें भारत में क्या मामला है इसका, तो भारत द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में ग्रीन पीस इंडिया सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लियर एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2018 की तुलना में 6% की गिरावट आई है, यानी 4 वर्षों में सबसे अधिक दर्ज की गई है। फिर भी भारत इस दौरान SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक बना बना रहा। वायु गुणवत्ता उपसूचांक को यदि अल्पकालिक अवधि 24 घंटे तक के लिए व्यापारिक राष्ट्रीय परिवेश गुणवत्ता मानक निर्धारित करने हेतु 8 प्रदूषकों यानी सबसे पहला है PM10, PM2.5, NO2, SO2 और CO3 यानी ओजोन, NH3 और PB के आधार पर विकसित किया जाता है। यानी वायु गुणवत्ता उपसूचांक 24 घंटे के लिए होता है और इसमें 8 मानकों को लिया जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO3 और NH3 तथा PB ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात करते हैं एक भारत और नेपाल के मध्य केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाकाली नदी पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाले एक नए पुल के निर्माण और उत्तराखंड के धारचूला को नेपाल के धारचूला से जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये घटना है यहाँ इंडिया में ऊपरी हिस्से में, और यदि हम इसको और विस्तृत रूप से देखें तो ये है उत्तराखंड आपका, ये है लिप लेक पास यानी काला पानी जो कि आपका, और इसके बाद इधर है नेपाल और इधर है उत्तराखंड, ये है धारचूला और यहीं पर ये ब्रिज बन रहा है। इधर है इंडिया और इधर नेपाल है। आप देख रहे हैं ये इंडिया और ये नेपाल है। तो इस मैप को थोड़ा देखते हुए इधर चाइना है और नेपाल की एक तरफ तिब्बत है, दूसरी तरफ उत्तराखंड है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यदि 3 वर्ष में पुल बनकर तैयार हो जाएगा, इसको ऐसा माना जा रहा है जो पुल बन रहा है वो 3 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। भारत और नेपाल मित्रता एवं सहयोग के अनूठे संबंध साझा करते हैं। पुल के निर्माण से उत्तराखंड के धारचूला और नेपाल के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मदद मिलेगी। महाकाली नदी के विषय में जानते हैं। उत्तराखंड में शारदा नदी या काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है इसे। यह उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिलती है जो गंगा की एक सहायक नदी है। नदी परियोजनाएं इसमें टनकपुर टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चमेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और सरदा बैराज जैसी नदी परियोजनाएं हैं। यदि बात करें यहाँ पर रक्षा सहयोग की, तो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण भारत द्वारा किया जाता है। शामिल है भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट का गठन आंशिक रूप से नेपाल की पहाड़ी जिलों से भर्ती करके किया जाता है। यदि बात करें वर्ष 2011 में हर वर्ष नेपाल के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण यानी भारत और नेपाल के बीच जो एक सूर्य किरण नाम का सूर्य किरण सूर्य किरण सूर्य किरण नाम का अभ्यास किया जाता है भारत और नेपाल के बीच, और ये कब से शुरू हुआ? 2011 से। तो बढ़ते हैं, देखते हैं इन्हीं और भारत और नेपाल के कुछ महत्वपूर्ण संबंधों को। तो भारत नेपाल संबंधों की बात करते हैं। नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्मों हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास के आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं। यानी भारत और नेपाल दोनों ही धर्मों हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास में आसपास संस्कृति रहती है, इनकी है मानी जाती है। बुद्ध का जन्म भारत वर्तमान नेपाल की स्थित लुम्बिनी में हुआ था। जो बुद्ध भगवान है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बाद में बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्तमान भारतीय क्षेत्र बोध गया आ गए, जहाँ उन्हें आत्मज्ञान हुआ। बोध गया से महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ विश्व के कोने कोने तक बौद्ध धर्म का प्रसार किया। भारत व नेपाल दोनों ही देशों में हिंदू व बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ साथ विवाह पारिवारिक संबंधों की मजबूत नींव है। इसी नींव को रोटी बेटी का रिश्ता नाम दिया गया।
और वर्ष 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों पर आधार है। भारत के लिए महत्व का दो अलग अलग तरीकों से अध्ययन किया जा सकता है। पहला अध्ययन है इसमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनका रणनीतिक महत्व, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका की धारणा में उनका स्थान। तो इसी प्रकार से नेपाल में उत्पन्न होने वाली नदियां पारिस्थितिकी और जल विद्युत क्षमता के संदर्भ में भारत की 12 महासी नदियां हैं। तो इस प्रकार से ये भारत और नेपाल के संबंध हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो बात करते हैं, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ में है एक योजना जिसका जो पर्यटन मंत्रालय की है, जिसे प्रसाद योजना के नाम से जाना जाता है, यानी गोवर्धन का विकास मथुरा परियोजना के विभिन्न घाटों का उद्घाटन किया गया है। बात यदि किया जाए तो प्रसाद योजना के तहत गोवर्धन का विकास मथुरा परियोजना के तहत घाटों का उद्घाटन किया गया। सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण और तथा बुद्ध सर्किट जैसे विभिन्न आध्यात्मिक सर्किटों के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए धन आवंटित किया। अभी हमने ऊपर ही बात किया है कि नेपाल और भारत के मध्य, अभी हमने बात किया था कि आपका रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट योजना के विषय में थोड़ा सा जानकारी ली थी। तो आगे बात कर रहे हैं इसमें। यदि बात करें प्रसाद योजना की, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 से 2015 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। अक्टूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी प्रसाद राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की हृदय योजना के बंद होने के बाद विरासत स्थलों के विकास को प्रसाद योजना में शामिल किया गया। प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए कई धार्मिक शहरों स्थलों की पहचान की गई, जैसे कि अमरावती, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, कामाख्या असम, परशुराम कुंड लोहित जिला अरुणाचल प्रदेश, पटना और गया बिहार आदि इसमें शामिल हैं। यदि बात करें इसकी क्रियान्वित करने वाली एजेंसी की, तो इस योजना के तहत चिन्हित परियोजनाओं को संबंधित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा चिन्हित एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। यदि वित्त पोषण की बात करें तो केंद्र सरकार सार्वजनिक वित्त पोषण के लिए शुरू किए गए परियोजना के घटकों हेतु 100% अनुदान प्रदान करेगी। इस योजना के तहत परियोजना की बेहतरी के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR और सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के लिए उपलब्ध स्वैच्छिक वित्तीय पोषण का लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। इस योजना के तहत परियोजना की बेहतर स्थिति के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR और सार्वजनिक भागीदारी के लिए उपलब्ध स्वैच्छिक वित्तीय पोषण का लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि हमने ऊपर भी इस बात को पढ़ा और जाना। तो यदि बात करें प्रसाद योजना के उद्देश्य के बारे में, तो इसके गुणात्मक रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव के लिए तीर्थ यात्रा पर्यटन का उपयोग करना है। तीर्थ स्थलों के विकास में गरीबी समर्थक पर्यटन अवधारणा और समुदाय आधारित विकास का पालन करना, सार्वजनिक विकास विशेषज्ञता और पूंजी का लाभ उठाना है। धार्मिक स्थलों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करके पर्यटकों के आकर्षण को स्थायी रूप से बढ़ाना है। बेहतर जीवन स्तर हेतु आय के स्रोतों में वृद्धि और क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थानीय समुदाय में पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। यदि बात करें पहचान किए गए स्थानों में आजीविका उत्पन्न करने हेतु एवं संस्कृति, कला, व्यंजन, हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार से ये जो प्रसाद योजना है इन्हीं चीज़ों को बढ़ाएगी, यानी संस्कृति को, कला को, व्यंजन को, हस्तशिल्प को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेगी और उन क्षेत्रों में काफ़ी आय के साधनों को बढ़ाएगी, तो और जिससे हमारी राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज। मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक भारतवर्ष 2030 तक जापान को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पीछे छोड़ सकता है। यानी भारत जो है 2030 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के बाद छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। IHS मार्केट
दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं को संचालित करने वाले प्रमुख उद्योगों और बाजारों के लिए सूचना, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करने वाली एक अग्रणी वैश्विक कंपनी है। और किसी देश की समग्र अर्थव्यवस्था का आकार प्रायः उससे घरेलू यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर मापा जाता है, जो किसी दिए गए वर्ष में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। यानी जीडीपी जीडीपी की यदि बात करें तो देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। यदि बात करें प्रमुख बिंदु जीडीपी के विषय में, तो भारत के मूल्य के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2021 में 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसके वर्ष 2030 तक बढ़कर 8.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान है। तो इस प्रकार से ये जापान को पीछे छोड़ देगा और इस तरह से ये भारत जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगर बात करें, यह बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था के मामले में जापान को पीछे करने हेतु काफ़ी है, जिससे भारत वर्ष 2030 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में बात कर रहे हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और पहली चीन पिछले वित्तीय वर्ष में 7.3 की गिरावट की तुलना में 2021-22 में भारत की विकास दर 8.2 रहने का अनुमान है। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की गति 22-23 में भी जारी रहेगी और 6.7% की वृद्धि दर हासिल करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति की बात करें तो 21-22 की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अंतिम अनुमानों के अनुसार मौजूदा कीमतों पर भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2012 की पहली तिमाही में 694.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न बेस है, जहां 21 से अधिक यूनिकॉर्न का समूह मूल्य 73.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो इस प्रकार से बात कर रहे थे हम लोग यूनिकॉर्न्स के विषय में, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विषय में, जो कि इस समय हमारे देश में यूनिकॉर्न की यदि बात करें तो चौथे सबसे बड़ा बेस है 73.2 बिलियन के साथ। यदि और बात करते हैं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कुछ पहले ही, तो जैसे कि मेक इन इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 पर राष्ट्रीय नीति, एनईपी 2019, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, पीएलआई आदि। यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 पर राष्ट्रीय नीति यानी एनईपी, एनपीई, ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादक से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, पीएलआई, प्रमुख दूर संचार क्षेत्र के सुधार, सितंबर 2021 में प्रमुख रूप दूर संचार क्षेत्रों में सुधार को मंजूरी दी गई, जिससे रोजगार, विकास, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। समायोजित सकल राजस्व यानी बैंक गारंटी यानी बीजीज का युक्तिकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण को प्रोत्साहित करना प्रमुख सुधारों में से है। अगर बात करें डीप ओशन मिशन की, तो भारत सरकार ने अगस्त 2021 में अगले 5 वर्षों में 477 करोड़ यानी 553.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट परिव्यय के साथ डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है। अच्छे स्रोतों पर यदि ध्यान दिया जाए तो अच्छे स्रोतों पर ध्यान देने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भारत अच्छे स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और 2030 तक अपनी ऊर्जा का 40% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने की योजना बना रहा है, जो वर्तमान में 30% से अधिक है, और वर्ष 2022 तक अपना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 175 गीगावाट तक बढ़ाना है। इसके अनुरूप भारत यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त रूप से मई 2021 में वर्ष 2030 तक जलवायु परिवर्तन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बदलाव लाएंगे। तो इस प्रकार से ये भारत की नीति थी। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एक अगला न्यूज़ है ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने यानी मंत्री ने हाल ही में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल यानी एजी राष्ट्र को समर्पित किया है। यानी एजी ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल
को राष्ट्र को समर्पित किया। एजी ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल, एजी को राष्ट्र को समर्पित किया। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल प्रत्येक 4 सेकंड में बिजली संयंत्रों को सिग्नल भेजता है ताकि देश की बिजली व्यवस्था की फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता बनी रह सके। वर्ष 2030 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पन्न क्षमता के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल का संचालन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा किया जाएगा। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के माध्यम से पावर सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ग्रिड आवृत्ति यानी 49.90 से 50.05 हर्ट्ज बैंड के भीतर बनी रहे। राज्य द्वारा संचालित पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर यानी एनएलडीसी और क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर यानी आरएलडीसी तथा राज्य लोड डिस्पैच यानी एसएलडीसी के माध्यम से देश के महत्वपूर्ण बिजली लोड प्रबंधन कार्यों की देखरेख करता है। भारत में राष्ट्रीय ग्रिड बनाने वाले 5 क्षेत्र ग्रिडों के लिए 33 एसएलडीसी यानी 33 स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर और 1 नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर हैं। तो इस प्रकार से न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम लोग ये ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल के विषय में यहाँ पर जान रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक यानी रॉक मतलब होता है चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया, जिनकी उम्र तकरीबन 3.3 बिलियन वर्ष से लगभग 55 बिलियन वर्ष तक है। इस संग्रहालय का लक्ष्य आम जनमानस को ऐतिहासिक चट्टानों के संबंध में शिक्षित करना। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर की दूरी तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। इन चट्टानों को उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर से लाया गया था। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो डिजिटल युआन वॉलेट एप्लीकेशन की बात करते हैं। चीन के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में डिजिटल युआन वॉलेट एप्लीकेशन के पायलट संस्करण को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य चीन की केंद्रीय जो डिजिटल युआन वॉलेट एप्लीकेशन है वो चीन के केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा विकसित करने हेतु प्रयासों को आगे बढ़ाना है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के डिजिटल मुद्रा अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित ECNY यानी पायलट संस्करण एप्लीकेशन शंघाई में डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। ECNY यह डिजिटल युआन एक केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसका उपयोग प्रमुख रूप से चीन में खुदरा भुगतान के लिए किया जाएगा। इस डिजिटल युआन वॉलेट का प्राथमिक लक्ष्य एक डिजिटल मुद्रा बनाना है जो अन्य डिजिटल मुद्राओं जैसा कि बिटकॉइन, स्टेबलॉक्स और अन्य केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं जैसे CBDC के साथ संबद्ध प्रतिस्पर्धा कर सके, जबकि यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि रेनमिनबी चीन में प्रमुख मुद्रा बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि मैं आपके लिए इसे लगातार बनाए रखूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू।